ईरान के जेल में बंद एक बूढ़े कैदी को निचले अदालत के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाती है, और वो भी सज़ा ऐसी, उसको फांसी के फंदे पे नहीं लटकाया जाएगा, तलवार से उसके गर्दन नहीं उड़ाए जाएंगे, उसको खाना नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि खाना पानी ये सब कुछ बंद करके उसको दाने दाने के लिए इस कदर मोहताज कर दिया जाएगा कि वो खाने के लिए, पानी के लिए जेल के चार दीवारी के अंदर अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के जान दे दे। इसी बीच उस बूढ़े कैदी की बेटी जैसे ही उस बूढ़े कैदी से मिलने जेल के चार दीवारी के अंदर जाती है, पहुंचने के बाद वो अपने कपड़े उतार देती है, और जब वो अर्धनग्न अवस्था में हो जाती है तो उसका बूढ़ा बाप अपनी बेटी की ओर ऐसे दौड़ता है मानो एक गाय का छोटा बच्चा जब अपनी माँ को देखता है तो दूध पीने के लिए जैसे दौड़ता है, ठीक उसी प्रकार वो बूढ़ा कैदी अपने बेटी को देख के उसकी ओर दौड़ता है और उसके अर्धनग्न शरीर से लिपट जाता है, या फिर यूं कहें कि उसके छाती से लिपट कर उसके दोनों वक्षस्थल के बीच में अपना मुंह लगा देता है। यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप सुनेंगे, इस पूरे घटना को जानेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप इस बात को शायद यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। विश्व इतिहास की एक ऐसी घटना, जिस घटना ने न सिर्फ ईरान को या फिर ईरान में रहने वाले लोगों को, बल्कि ईरान के साथ साथ विश्व के अन्य देशों को भी झकझोर दिया। पूरे मानव जाति को ये बात सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या एक बेटी और बाप के बीच भी ऐसा हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि वो बेटी अपने बाप के पास अर्धनग्न क्यों हो गई, अपने कपड़े क्यों उतार दी। सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब उस बेटी को अपने बाप को कुछ देना था या कुछ बाप से कुछ लेना था, तो उस लेने और देने के बीच में कपड़े उतारने की क्या ज़रूरत पड़ गई। इन सारे सवालों से इस पूरे वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगा, और जब सच्चाई से आप अवगत होंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये घटना विदेशी मुल्क ईरान की है। ईरान में रहने वाले एक वृद्ध को, एक बूढ़े को, उसके बाप के हत्या के आरोप में निचली अदालत के द्वारा मौत की सज़ा सुनाई जाती है, मौत का फरमान हो जाता है, और वो भी मौत की सज़ा ऐसी, फांसी के फंदे पे उसको नहीं लटकाया जाएगा, तलवार से उसके गर्दन नहीं उड़ाए जाएंगे, बल्कि जेल प्रबंधन के द्वारा उसको खाना नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, और ये भी नज़र रखा जाएगा कि उसके पास कोई जाके उसको कुछ खिला ना दे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसको जेल में रखा जाता है, और जितने भी कैदी होते हैं उन सब से उसको अलग रखा जाता है। कि स्पेशल सेल में उसको रखा जाता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो इकलौता पर्सन होता है जो उस सेल में उपस्थित होता है। उसके रहने की व्यवस्था की जाती है, सारा व्यवस्था किया जाता है, लेकिन न तो उसको खाना दिया जाता है, न पानी दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि कोर्ट का आदेश था कि उसको खाना पीना कुछ भी नहीं देना है, ताकि कुछ दिन के बाद, 5-10 दिन 15 दिन के बाद, जब तक वो झेल पाता है, इसके बाद खुद उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ये वही कोर्ट के द्वारा ये सज़ा सुनाई गई थी। इसी बीच उसकी विवाहित बेटी एक अर्जी देती है, एक याचिका हाई कोर्ट में दायर करती है कि हमारे पिता निर्दोष हैं, मुझे समय दिया जाए कि मैं अपने पिता को निर्दोष साबित करूं। इसके लिए मैं साक्ष्य और प्रमाण है, मुझे एक समय दिया जाए, एक निश्चित समय के अंदर ही मैं वो सारे प्रमाण जब जुटा लूँगी, तो मैं सारे प्रूफ को, उस सारे एविडेंस को कोर्ट के सामने मैं प्रस्तुत करूँगी, ताकि मैं इस बात की पुष्टि कर पाऊँ कि हमारे पिता निर्दोष हैं। उसके साथ साथ मुझे इस बात की भी अनुमति दी जाए कि जब तक हमारे पिता की मौत नहीं हो जाती है, उसके पहले मैं अपने पिता से मिलने जाया करूँगी। कि बाप बेटी का ही बात है ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। बेटी को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन कोर्ट भी अपना एक शर्त रखती है कि एक प्रॉपर चेक इन होगा उस लड़की का, और ये ध्यान रखा जाएगा कि जब उसकी विवाहित बेटी जेल के अंदर जाती है तो जाने से पहले वो अपने पास कुछ भी खाने पीने की चीज़ न रखे, ताकि वो उस खाने पीने की चीज़ को अपने बाप को, अपने वृद्ध पिता को या वृद्ध कैदी को दे देगी, जिस वजह से उसका जो जीवन का पीरियड है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। जेल प्रशासन को, जेल प्रबंधन को इस बात का सख्त इंस्ट्रक्शन होता है कोर्ट के द्वारा। हर बार वो लड़की जेल के उस सेल में पहुंचती है जहां पे उसके पिता कैद होते हैं, और वो अपने पिता से मिलती है,
और पिता से मिलने के बाद वो जब वापस जाती है तो रोते हुए जाती है, अपना मुंह दुपट्टे से ढक के बाहर निकलती है। उसको ऐसा देख के एक आम इंसान समझ जाएगा कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ वैसा कृत्य हुआ है, कुछ नहीं होने वाला काम इसके साथ हुआ है। उसके चेहरे का जो भाव था इस बात से साफ साफ पता चलता था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या उसका बाप बूढ़ा कैदी जो उस जेल में था वो कुछ कर दिया, या फिर जेल के कोई अन्य कैदी कर दिया उसके साथ। तमाम तरह के सवाल उठ रहे होते हैं। क्योंकि उस लड़की ने कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया था तो लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जितनी बार भी वो लड़की अपने पिता से मिलने आती है, मिलने के उपरांत वो रोते हुए जाती है, और न सिर्फ रोते हुए जाती है कि अपना मुंह दुपट्टे से ढक के बाहर निकलती है। कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा ये फरमान सुनाया गया था कि उसको इस स्थिति में रखा जाएगा क्योंकि वो अपने पिता का हत्यारा है। इस वजह से उसको सज़ा सुनाया गया था। और सब लोग इस कयास में थे कि खाना पीना सब कुछ जब इसका बंदी है तो बहुत ज़्यादा दिन ये नहीं टिकने वाला है। लेकिन हैरानी तब होती है जब अभी तक 10-15 दिन बीत जाने के बाद भी उस कैदी की जो वर्तमान स्थिति थी उसको देखने के बाद ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि वो कैदी आज 10 दिन से या फिर 15 दिन से पानी के बिना है, खाना के बिना है, या फिर कोई वैसा एनर्जेटिक चीज़ नहीं ले रहा है। क्योंकि जेल प्रबंधन काफ़ी स्ट्रिक्ट था। इस बात का ख्याल रखा जा रहा था कि वो कैदी किसी के पास न जाए। इस बात का भी प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा था कि वो कैदी सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में ही रहे, कहीं नहीं जाए। मतलब उसको इस हद तक प्रताड़ित किया जा रहा था ताकि वो जल्द से जल्द उसके प्राण पखेरु उड़ जाए। सबको डाउट होने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा एनर्जेटिक चीज़ ये बुढ़ा ले रहा है जो अब तक वो इसी अवस्था में बना हुआ है। जेलर भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर है क्या, कोर्ट आखिर इसको एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, जो अभी तक जिंदा है वो अभी तक जीवित है। सब लोग इस सोच में पड़ जाते हैं। चूँकि कोर्ट का आदेश होता है अब इस बूढ़े के 24 आवर्स ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपने जेल के वार्ड में अगर वो रह रहा है, क्योंकि उसके लिए एक सिंगल रूम का अरेंज किया गया था और उसी रूम में वो रहता था। उस रूम में किसी दूसरे के आने जाने की अनुमति नहीं थी, वो सिंगल वो पर्सन उसमें रहता था। तो एक दिन रात के 2 बजे जब सब लोग सो रहे थे तो जेलर वहाँ पे पहुँचता है और लोहे का एक रड बड़ा तेज़ी के साथ वहाँ खड़े एक स्टैंड पे मारता है। और जब स्टैंड पे लोहे का सरिया बजाड़ता है ना तो एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ वहाँ पे निकलता है। और उस ज़ोरदार आवाज़ को सुन के जितने भी जेल में सो रहे कैदी थे सब के सब जग जाते हैं। और इसके बाद जब सब लोग जग जाते हैं तब तो वो उस बूढ़े कैदी के रूम में पहुँचता है जहाँ पे कि बूढ़ा कैदी आराम से कम्बल ओढ़ के सो रहा था। कम्बल उसका हटाता है जेलर। जैसे ही कम्बल हटाता है बूढ़ा जग जाता है और बोलता है, अरे दिन भर तो आप लोग हमको सोने नहीं ही दे रहे हैं, कम से कम रात में भी तो ठीक ठाक से सोने दीजिए, क्यों आप मेरा नींद हराम कर दिए। मतलब उसकी वर्तमान स्थिति को देख के जेलर आश्चर्य में पड़ जाता है कि फिर वैसे ही स्थिति में है, इसके पास कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिस बात से इस बात का कयास लगाया जा सके कि यहाँ से कुछ खा पी ले रहा है, इस वजह से ये अभी तक बचा हुआ है। फिर जब जेलर को मायूसी हाथ लगती है, वहाँ से कोई एविडेंस नहीं मिलता है, वहाँ से कोई सबूत नहीं मिलता है, तब वो वापस आता है और एक रिपोर्ट सबमिट करता है कि हमने पूरी तरीके से वेरीफाई किया, हमने लगभग 48 आवर्स तक स्पेशल रूप से इस बूढ़े कैदी के ऊपर ध्यान रखा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भी चीज़ हमें नहीं दिखा जिस बात से ये प्रमाणित हो पाए कि ये कुछ खा रहा है। अब सब लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये किस मिट्टी का बना हुआ बूढ़ा है जो कि बिना खाए पिए ही जीवित रह रहा है। एक दिन की बात है, वो लड़की फिर दोबारा से जैसे कि हर रोज़ आ रही थी उसी तरह वो फिर आती है अपने पिता से मिलने के लिए। प्रॉपर रूप में जब उसका बॉडी चेक हो रहा था उसी क्रम में एक कांस्टेबल, उस जेल का जो कांस्टेबल था, वो उस जेलर से कहता है कि इतना स्ट्रिक्ट आखिर इस लड़की को आप क्यों चेक करते हैं, क्योंकि आप एक पुरुष हैं और इस लड़की को चेक करने की जिम्मेवारी एक महिला की होनी चाहिए। तो इसका जो चेक इन होता है वो महिला के द्वारा नहीं होता है, आप ही चेक इन करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, रूल के अगेंस्ट आप क्यों जा रहे हैं। इस बात पे जेलर बोलता है कि मुझे स्पेशली ये अप्रूवल मिला है, ये इंस्ट्रक्शन मिला है कि इसका चेक इन अगर कोई करेगा तो मैं ही करूँगा। क्योंकि वो जेलर काफ़ी वफादार जेलर था, कहीं ना कहीं कानून के नज़र में उसका एक अलग स्थान था और कानून के लिए वो बड़े ही बेबाकी के साथ और पूर्ण निष्पक्षता के साथ, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ वो अपनी काम करता था, जिस वजह से जज का भी
या फिर न्यायालय का भी भरोसा उस जेलर के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा था। तो कहा गया है ना कि जिसके ऊपर भरोसा ज़्यादा हो, किसी भी बड़े काम की जिम्मेवारी उसे ही सौंपा जाता है। तो जेलर को ही इस काम के लिए सौंपा गया था, और जो मुझे कोर्ट से आदेश मिला है उस बात का मैं अनुपालन करने के लिए मैं इसका चेकिंग प्रॉपर वे में करता हूँ। तो कांस्टेबल इस बात को समझ जाता है, लेकिन फिर कांस्टेबल दोबारा पूछता है कि आखिर बात क्या है जो ना एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है इस कैदी के अगेंस्ट और उसके बेटी के अगेंस्ट। तो इस बात पे वो जेलर बोलना प्रारंभ करता है, ये जो बूढ़ा कैदी है ना, ये जो बूढ़ा कैदी है ये अपने बाप का हत्यारा है, और इसके जुर्म में कोर्ट के द्वारा ये सज़ा सुनाया गया है और वो अपनी सज़ा भुगत रहा है। और कि दो भाई थे, दोनों भाई रह रहे थे, और दोनों भाई के बीच जब विवाद बढ़ा प्रॉपर्टी को लेके, तो जब बात आगे बढ़ता गया, इसी बीच ये जो बड़ा भाई था ये अपने पिता का हत्या कर दिया। सारे जो भी एविडेंस मिले वो सारे एविडेंस इस बड़े भाई के खिलाफ मिले, और उस सबूत और उस एविडेंस के बल पे कहीं ना कहीं इस बूढ़े कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई। और जब मौत की सज़ा सुनाई गई, जब ये मर जाएगा तो इसका प्रॉपर्टी इसके छोटे भाई का हो जाएगा। इसी बीच कोर्ट का आदेश आता है कि जब उसकी बेटी जब अपने बाप से मिलने जा रही है, इस बीच देखना है कि आखिर वो इस बीच में क्या क्या कर रही है। कहा गया है ना कि न्यायालय का सोच बड़ा ही दूरदर्शी होता है। इस बात को कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन न्यायालय के दिमाग में ये बात आया, और जो जज साहब हैं उन्होंने इस बात का निर्देश दिया कि आप जाके देखिए, छुप के देखिए कि आखिर उनकी बेटी क्या कर रही है, वो क्या लेके जा रही है। उसकी ठीक वैसा ही हुआ जब उनकी बेटी उस बूढ़े कैदी से मिलने जेल के वार्ड में पहुंचती है, उस कमरे में पहुंचती है जहां पे कि बूढ़ा कैदी पहले से उपस्थित था। पहुंचने के बाद जेलर भी उसके पीछे पीछे जाता है और छुप के देखने की कोशिश करता है कि उनकी बेटी उस जेल में क्या कर रही है, उस जेल के स्पेशल सेल वार्ड में क्या कर रही है जहाँ पे कि बूढ़ा कैदी पहले से मौजूद था। जैसे ही उसकी बेटी गई, वो बूढ़ा कैदी अपनी बेटी को देखा और बोला, बेटी जल्दी से कपड़े उतारो। और वो उसकी बेटी अपने कपड़े उतारना प्रारंभ करती है, वो अर्धनग्न हो जाती है, और जब वो अर्धनग्न होती है तो इसी बीच उसका बूढ़ा बाप दौड़ता है अपनी बेटी की ओर, ऐसे जैसे भूख से एक गाय का बछड़ा दूध पीने के लिए अपनी माँ की ओर दौड़ता है। ठीक वही मनोदशा उस बूढ़े कैदी की भी रही होगी, और दौड़ के उस लड़की के अर्धनग्न शरीर को, जो कि शरीर का जो अपर पार्ट होता है उसका जो कपड़ा वो उतार चुकी थी, और दौड़ के वो अपने बेटी के वक्ष स्थल को, दोनों वक्ष को पकड़ लेता है और पकड़ के अपना मुंह लगा के दूध पीना प्रारंभ कर देता है, और तब तक दूध पीते रहता है जब तक उसके पूरे दूध खत्म नहीं हो जाते हैं। लेकिन जेलर सिर्फ और सिर्फ इतना देखता है, जब वो लड़की कपड़े उतार रही थी, जब वो कपड़े उतारी, कपड़ा उतारने के बाद जैसे ही के छाती से अपना मुंह सटाया, उसी वक्त जेलर अपनी आंख बंद किया और निकल गया। उसके बाद की हरकत को देखा ही नहीं कि उसका बाप क्या कर रहा है। वो इसलिए निकल गया कि वो अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहा है, ऐसा उस जेलर को लग गया। और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान जब इतना कुछ देख लेगा तो उसको कयास लगाते ये देर नहीं लगेगी कि कोई भी इंसान क्या कर रहा है। साफ साफ वहाँ पे दिख रहा था, जो मानव का एक सहज मन होता है, उस मन में भी प्रारंभ में यही ख्याल आएगा कि अगर कोई भी एक फीमेल अगर अपना कपड़ा उतारती है और कोई मेल पर्सन वहाँ पे है, चाहे उसका कोई भी हो, अगर अपना कपड़ा उतारती है और कपड़ा उतारने के बाद सामने से अगर आके कोई चिपक जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो पूरी मंशा होगी उस लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाने की होगी, संबंध बनाने की होगी। तो ऐसा सोच के वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलता है, और निकल के ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर जिस बूढ़े का जान अब महज 2, 4, 10 दिन का रह गया हो, इसके ऊपर कौन सा अय्यास का भूत चढ़ा है। उस अय्यासी के भूत को निकालने के लिए अपनी बेटी को बुला रहा है, या फिर वो बेटी जो खुद विवाहित है, विवाहित होने के बाद उसका एक 4 मंथ का छोटा बच्चा है। इसके बाद वो बेटी उस जेल के स्पेशल सेल वार्ड में जाती है और वहाँ पे जाके अपने बाप के साथ संबंध बनाती है। तो तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल आना वहाँ से उस जेलर के मन में स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे जेलर से वहाँ के जो अन्य कर्मी हैं जेल के, वहाँ तक ये बात पहुँचा। वहाँ से फिर धीरे धीरे मामला कोर्ट तक पहुँच गया। कोर्ट में जब मामला पहुँचा, इस बात की चर्चा कहीं ना कहीं पूरे
जनमानस में भी इस बात का चर्चा फैल गया। अब एक बेटी किस प्रकार कृत्य कर रही है अपने बाप के साथ, बूढ़े बाप के साथ, तो तमाम तरह के अनवांटेड ख्याल आना स्टार्ट हो गए। जबकि सच्चाई कुछ और है। वो बेटी उस जेल के वार्ड में अपने बाप के साथ कुछ वैसा काम नहीं कर रही थी, बल्कि उसके जीवन के लिए, बल्कि उसके ज़िंदगी के लिए वो उसके बाप कुछ और दिन सर्वाइव कर जाए, इस बीच वो सारे एविडेंस जुटा पाए, अपने बाप को निर्दोष साबित कर पाए, इस बात के लिए वो अपने बाप को दूध पिला रही थी, न कि उसके साथ संबंध बना रही थी। ये सारा बात का एक रिपोर्ट जेलर बनाता है और बना के सबमिट कर देता है कोर्ट में कि ये लड़की आके अपने बाप के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। और कहीं ना कहीं एक यही रीज़न तो नहीं हो सकता है कि जो फिजिकल रिलेशनशिप जब ये दोनों आपस में बना रहे हैं, तो इससे हो सकता है कुछ एनर्जी मिल रहा होगा उस बूढ़े को। इस बात से वो अभी तक जीवित है। तमाम तरह के जो उसके मन में बात थे वो सारा उस पर लिख के वो कोर्ट में सबमिट कर देता है। अब न्यायाधीश इस बात को देखते हैं, समझते हैं, पूरी तरीके से आत्ममंथन करते हैं और इसके बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 2 दिन बाद कोर्ट में सब भी लोग हैं उन सबको बुलाया जाएगा और सब लोग को बुलाया भी गया। सब लोग पहुंचे, दोनों पक्ष के वहाँ पे वकील भी पहुंचे, वहाँ पे पब्लिक भी पहुंची, क्योंकि उस लड़की के प्रति एक विरोधाभास होना प्रारंभ हो गया था। सब लोग उस लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे थे, बाप के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा था। लेकिन कोर्ट इस सारी बात को बड़े ही ध्यानपूर्वक अवलोकन करती है और अवलोकन करने के पश्चात सबको जब बुलाती है, इसके बाद सबसे पूछा जाता है। सब लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, दोनों पक्ष के वकील भी अपनी अपनी बात रखते हैं। और एक बहुत बड़ा बात जो मैं आपको नहीं बताया था स्टार्ट में, वो ये कि जो उसका छोटा भाई होता है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और वो नहीं चाहता है कि उसके प्रॉपर्टी पे उसके भी भाई का हक हो। इस वजह से एन केन प्रकारेण एक ऐसा साजिश रचा जाता है। उस साजिश रचने के बाद अपने पिता की हत्या खुद उसका छोटा भाई करता है और एविडेंस ऐसे बनाता है, ऐसे सारे सबूत वहाँ पे पेश करता है जो कि सारे सबूत उसके बड़े भाई के अगेंस्ट होता है। और इस बात से साफ साफ प्रूफ हो जा रहा है कि उसका हत्यारा उसका बड़ा भाई है, छोटा भाई नहीं है। पूरे साजिश के तहत ये आरोप लगाया गया था। और इस बीच न्यायाधीश उस लड़की से पूछते हैं कि आपने जो कृत्य किया है, आप जो अपने पिता के साथ, जो कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप पिता के साथ जाके संबंध बनाती हैं उस जेल के अंदर, उस जेल के वार्ड के अंदर, इस बात से आपको अफसोस नहीं है, इस बात से आपको शर्म नहीं है, इस बात से आपको आत्मग्लानि नहीं है कि पिता और बेटी के रिश्ते को आपने तार तार किया है? कहीं हो सकता है कि इसके आरोप में अब आपको भी सज़ा हो जाएगी। आपको अगर कुछ कहना है तो आपको एक अंतिम मौका दिया जा रहा है। अपनी सफाई में अगर आपको कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। इस बात पे बेटी अपनी बात को बोलना प्रारंभ करती है। क्योंकि हमें पता चल गया था कि हमारे पिता आरोपी नहीं है, हमारे पिता को हमारे चाचा जी के द्वारा, हमारे चाचा के द्वारा आरोपित बनाया गया था। पिता के हत्यारे हमारे चाचा ही हैं। ये सारे साक्ष्य और सारे एविडेंस हमारे पिताजी के विरुद्ध था, हमारे बूढ़े बाप के विरुद्ध था। और जब सारे साक्ष्य हमारे पिता के विरुद्ध हो गया तो मुझे भी ये पता चल गया था कि शायद अब हमारे पिता नहीं बच पाएंगे। और ऐसा हुआ, कोर्ट के द्वारा हमारे पिता को मौत की सज़ा सुनाई गई। और उसी दिन मैं सोच ली कि चूँकि मुझे अभी समय चाहिए, इतना जल्दी तो मैं कुछ कर नहीं सकती, और समय तब होगा तब तक हमारे पिता जीवित रह जाएं। और जीवित रहने के लिए मुझे कि पिता के खाने पीने के लिए हम कुछ लेके जा नहीं सकते थे। जेल का इतना सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रिक्ट था कि हम कुछ भी पिता के लिए लेके जा नहीं सकते थे। पिता को कुछ देना नहीं है, ये आदेश भी था कोर्ट का। तो फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, चूँकि 4 मंथ पहले मैंने अपने बेबी को, अपने बच्चे को जन्म दिया था, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला के या फिर थोड़ा बहुत पिला के अपने वक्ष में, अपने दोनों वक्ष में उस दूध को रोक लूं और इसके बाद उस दूध को ले आके स्तनपान कराऊं अपने पिता को, ताकि हमारे पिता का जो पीरियड है, जीने का पीरियड है, थोड़ा सा बढ़ सके। और इस बीच सारे जितने भी एविडेंस है मैं एविडेंस कलेक्ट कर पाऊँ, सारे सबूत मैं जुटा पाऊँ। इस बात को सुनने के बाद जज साहब अवाक रह गए। जज साहब जो कि अब थोड़ी देर में ये फैसला शायद सुनाने वाले थे कि चूँकि ये बूढ़ा आदमी ऐसे नहीं मर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी। वो अब अपना निर्णय लेने वाले थे इस बात को लेके। और उसके साथ साथ उस बेटी, उस लड़की के ऊपर भी
वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले थे, उसको भी कोई ना कोई सज़ा सुनाया जाता। वो सारा निर्णय अपने मन में कर चुके थे, लेकिन जैसे ही उस बेटी ने ये सारा बात उस जज से कहा, उस कोर्ट परिसर में जितने भी लोग उपस्थित थे, जज के साथ साथ जितने भी दोनों पक्षों के लोग थे, सब अवाक रह जाते हैं। एक स्वर में कुछ लोग तारीफ करने लगते हैं और कई लोग उसके इस कृत्य के लिए उसको पाप का भागीदार मान रहा था, तो कई लोग इस कार्य को प्रेम और स्नेह का मिसाल मान रहा था। जज साहब अपना निर्णय सुनाते हैं। क्योंकि मानव धर्म में कोई न कोई, हर इंसान किसी न किसी को किसी भी रूप में हेल्प करता है जब ज़रूरत पड़ता है। यहाँ तक कि कोई अपना किडनी डोनेट करता है, कोई अपना फेफड़ा डोनेट करता है, कोई ब्लड डोनेट करता है, कोई अपना आँख डोनेट करता है। जब इंसान को बचाने की ज़रूरत होती है तो हर रूप में किसी न किसी को कोई अपना शरीर का पार्ट डोनेट करता है ताकि वो इंसान बच जाए। तो यहाँ लड़की पूरी तरीके से सही है, क्योंकि लड़की ने कुछ गलत नहीं किया है। लड़की ने किसी को जीवन दान दिया है, किसी के जीवन को बचाने के लिए उस लड़की ने अपना स्तनपान ही तो कराया है। कहीं लड़की सज़ा के पात्र बिल्कुल नहीं है। और इस बात को लेके लड़की को वहाँ तत्काल बरी किया जाता है। और इस बीच लड़की ने जो सारा सबूत पेश किए थे, उस सबूत को देखने के बाद ये पता चला कि जितने भी साक्ष्य उस जेल परिसर में पहले प्रस्तुत किए गए थे वो पूर्ण रूप से निराधार थे। उस साक्ष्य का पूर्ण रूप से कोई ठोस आधार नहीं था। और जब उस लड़की ने सारे प्रमाण पेश किए तो वो प्रमाण उसका सही साबित हुआ और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि उसके बाप का हत्यारा वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं, उसका बड़ा बेटा नहीं, बल्कि उसके बाप का हत्यारा उसका छोटा बेटा है। कोर्ट तुरंत अपना निर्णय बदलती है। उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस बूढ़े व्यक्ति के छोटे भाई को न सिर्फ फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, बल्कि समय रहते उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया भी जाता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य कि बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करना नहीं था, बल्कि बेटी ने जो एक मिसाल प्रस्तुत किया, न सिर्फ ईरान में बल्कि ईरान के अलावा अन्य मुल्कों में भी इस बात की चर्चा आज भी हर जगह देखने को और सुनने को मिलती है। पूरे घटनाक्रम को लेके आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निष्पक्षता के साथ जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़।